नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका रात के 9 बजे के सुपर प्राइम टाइम शो में, यानी कि जनमत में। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। और जनमत में हर रोज आपके लिए नए मुद्दे लेकर आते हैं और हर मुद्दे पर पोल होता है और पोल का परसेंटेज खबर के विश्लेषण के साथ हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। आज कौन से विषय आपके लिए लेकर आए हैं वो भी मैं जरा आपको बता देता हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो मुद्दे भी कुछ ही पलों में आ जाएंगे जिनके बारे में आज हम आपके साथ संवाद करेंगे। जो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा संभल जो है, संभल पर खुलासा क्या है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पत्थरबाजों के पोस्टर लगेंगे, ये बात तो आपने जान ली। इन्होंने सीसीटीवी कैमरास को तोड़ने का प्रयास किया, ये भी आपने जान लिया। अब इनमें महिलाओं का क्या रोल है वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और क्यों ये सब मिलकर आतंक मचा रहे हैं और क्यों इनको कोई खौफ नहीं है, क्या आदत बन चुकी है, ये जानना है तो जनमत में वो भी आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे सर्वे पर सियासत। अगर सर्वे होना है तो होने देना चाहिए, लेकिन सर्वे पर सियासत अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? और ये अब अजमेर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको समझना होगा, प्राचीन शिव मंदिर की बात अगर कही जा रही है तो भारत में तो सब कुछ सनातनी था पहले। अगर ऐसे तोड़ फोड़ कर आपने बेइज्जती करके सनातन धर्म की कुछ बना डाला है तो सत्य तो सामने आएगा ही, और उससे विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि अंत में सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते होता ही होता है। फिर गायब है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी गायब कैसे हो गई? इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? कहाँ चली गई बुशरा बीबी? ये सबको ही जानना चाहता है। और पाकिस्तान में विपक्ष को तो ये बस जान से नहीं मार रहे, उतना ये थोड़ा सा रहम दिखा रहे हैं विपक्ष के ऊपर। इमरान खान को तो कितनी बार मारने का प्रयास भी किया, बच भी वो गया, लेकिन अब बुशरा बीबी गायब है, एक महिला गायब है। पाकिस्तान में हाल क्या हो रहा है विपक्ष का, वो भारत के विपक्ष को भी देखना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ रिहा तो किया डांस। एक व्यक्ति की कहानी आपको बता रहे हैं जो जेल से निकला तो निकल कर बाहर आया तो उसने डांस किया, नाचा, खूब नाचा, और पुलिस वाले भी उसके साथ झूमे, वो भी बहुत खुश हुए। महज 1000 रुपये का फाइन ये नहीं दे पाया था, 9 महीने ये जेल में था जहां तक मुझे जानकारी है। तो बाहर निकल के इसने एकदम ब्रेक डांस किया है, पूरे अलग अलग अंदाज से, मैं कहूँ मूव्स दिखाए इसने, ये भी आपको दिखाएंगे जनमत में, खास है आपके लिए। फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं चला वोट जिहाद। बार बार हम कहते हैं कि भाई वोट जिहाद नहीं चल पाता है, फेल हो चुका है, भारत में अब नहीं चलेगा। सनातनी भारत में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जनता समझदार है, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि मुसलमान जो हैं उनमें से मुस्लिम महिलाएं भी वोट नहीं करती, क्योंकि उनको भी पता है कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है और कौन वाकई में भले का काम करता है। चलिए शुरुआत करेंगे, आज बात करेंगे फिर से संभल की। संभल पर सामने आ रहे खुलासों और बयानों की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को यानी 24 नवंबर 2024 को मुस्लिम भीड़ के उपद्रव के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पुलिस टीमें पत्थरबाजों की पहचान करके उनकी धरपकड़ करने में जुटी हुई है। लेकिन जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हिंसा में मुस्लिम समुदाय के पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल रही हैं। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि अब इस घटना पर एक मुस्लिम महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद वायरल हो रहे वीडियो में एक मुस्लिम महिला पत्थरबाजी की घटना को बेहद मामूली बता रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने बुधवार 27 नवंबर को एक वीडियो शेयर किया है। 12 सेकंड के इस वीडियो में एक पत्रकार मुस्लिम महिला से बात कर रही है। पत्रकार ने हिंसा में पुलिस वालों को लगी चोट का जिक्र किया है। जवाब में मुस्लिम महिला ने इन चोटों से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई है और कहा है चोट है वो सही हो जाएंगे, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। इसके बाद बुर्का वाली महिला के तेवर और सख्त हो गए। पत्रकार ने पूछा कि जो मरे हैं वो पत्थर क्यों चला रहे थे। इस सवाल पर मुस्लिम महिला ने कहा, पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। इतना कहकर खातून आगे बढ़ गई हैं, आगे बढ़ने लगी।
महिला चश्मदीद ने कहा कि पुलिस वाले कब्जे में नहीं आ रहे थे, पुलिस पर ही लाठीचार्ज का दोष मढ़ते हुए महिला आगे बोली, हथियार तो पुलिस वालों के पास थे, हम तो निहत्थे थे, जब लाठीचार्ज होगा तो मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखिए कैसे तर्क दे रही है। बुर्के वाली खातून ने यह भी माना कि पहले से ही चारों तरफ ईंटें रखी हुई थीं। वह इस बात से नाराज भी दिखी कि प्रशासन ने वो ईंट पत्थर क्यों साफ करवा दिए, क्यों हटा दिए। भीड़ की तादाद 2 से 2,500 होने की बात तो कथित है। चश्मदीद ने उसकी सहमति भी दे दी है। मुस्लिम महिला ने बताया कि अचानक ही लोगों को एक दूसरे से पता चला कि मस्जिद का सर्वे हो रहा है और इसी बात पर वो लोग जमा हो गए। महिला बोली, ऐसी बात पर एकदम से सब इकट्ठा हो जाएं। अब आप खुद इन लोगों की मानसिकता को देखिए और महिला द्वारा किए गए खुलासों पर गौर डालिए। उसका कहना है कि जो पत्थर ही तो मारे हैं, जान से थोड़ी मारे हैं। एक बार आप भी सुन लीजिए क्या कुछ कहा है इन वायरल वीडियोस में। तो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। तो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। अब देख लो जो बयान सामने आ रहा है उसमें क्या ये बोल रही है। ये सिर्फ साफ तौर पर ये बोल रही है चोट है, चोटी तो है वो, अब जो गया उसका क्या, वो तो वापस नहीं आने का, उसको वापस थोड़ी ना आना है। बड़े कैजुअली, बड़े आराम से इस महिला ने सारी बात को ऐसे हल्के में बता दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई गलती ही नहीं है। अब ये वीडियो तो इनकी मानसिकता बताती है, लेकिन संभल हिंसा मामले में जांच के साथ साथ बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। जामा मस्जिद के पिछले हिस्से में स्थित हाफिजों वाली मस्जिद वाली सड़क से भीड़ एकत्र हुई और इसका प्रमाण ड्रोन कैमरे से बनाई गई वीडियो से मिलता है। इससे यह भी साफ होता है कि इस सड़क पर पुलिस का कोई पहरा नहीं था, इसलिए भीड़ धीरे धीरे एकत्र होनी शुरू हुई और 10 मिनट में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। जब भीड़ बढ़ी तो पहले उन्होंने निजी वाहनों में तोड़फोड़ शुरू की। इस समय तक पुलिस और भीड़ के बीच करीब 30 मीटर की दूरी थी। तोड़फोड़ के बाद भी उग्र हो गई जो भीड़ और इसके बाद ही आगजनी उसकी शुरुआत हुई थी। जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो भीड़ पथराव और फायरिंग करती हुई उसी सड़क से लौटी जिससे वह जामा मस्जिद तक पहुंचे थे। अंदेशा है कि इसी भीड़ ने नखासा, तेराहा और हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस पर पथराव किया। शहर के अन्य किसी इलाके में पुलिस से झड़प नहीं हुई। इस पूरे घटनाक्रम की भी पुलिस प्रशासन द्वारा समीक्षा वो की जा रही है। अब जामा मस्जिद और नखासा तिराहा पर जो वाहनों में आग लगाई गई थी या तोड़फोड़ की गई थी उसका तकनीकी मुआयना ARTO द्वारा किया गया है। इसकी रिपोर्ट बनने के बाद उपद्रवियों से वसूली की जाएगी। जिन्होंने उपद्रव किया वो पैसे देंगे, उनसे पैसे निकाले जाएंगे। SP ने बताया कि ARTO ने मुआयना कर लिया है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जामा मस्जिद पर वाहनों को फूंकने और तोड़फोड़ करने में उपद्रवियों ने बड़ा नुकसान किया है। अनुमान है कि उपद्रवियों ने करीब 2 करोड़ का वो शहर में नुकसान किया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त भी वो किया है। इसके अलावा निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। SP का कहना है कि संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही कराई जाएगी। इसका पूरा आकलन किया जाना अभी बाकी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसके लिए भी योगी सरकार ने तैयारी कर ली है। आरोपियों की पहचान कर उनके पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति, सियासत चरम पर है। संभल में पथराव की घटना पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, जानबूझकर दंगा भड़काना, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना, खुलेआम फायरिंग करना, पथराव करना, इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संभल में स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। राजनेताओं को भी उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह से उन्होंने यानी बीजेपी अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता है और इसलिए उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संभल में यह दंगा करवाया है।
अगर सरकार तस्वीरें जारी कर रही है तो उन्हें उन भाजपा कार्यकर्ताओं, उन भाजपा समर्थकों की तस्वीरें जारी करनी चाहिए जो सर्वेक्षण के दौरान वहां थे और उन्होंने नारे लगाए। वो न्याय नहीं कर रहे, वो अन्याय कर रहे हैं। तो अब ये विपक्ष की तरफ से भी स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। वहीं अब इस मामले में सपा के विधायक का नाम सामने आने के बाद सपा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उपचुनाव में जो सपा का पराजय हुआ है, उनकी जो पराजय हुई है, वो उसका बदला प्रदेश का माहौल खराब करने में लगी हुई है। उसका बदला ऐसे लिया जा रहा है, उन्हें इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे इसमें उनका सांसद, विधायक या पदाधिकारी शामिल क्यों ना हो। चलिए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा दोष, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हो। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वह मैं जानता हूं, समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। वहां पूरी शांति है, कहीं कोई अशांति या कोई उत्तेजना वाली बात वहां पर देखने में नहीं आ रही है। लोगों को विश्वास मिले, पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर उच्च आदेश सरकार की तरफ से है। लोग अशांत करना चाहते हैं तो राजनेताओं को मेरी सलाह है कि जो भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष में रहते हुए भी उनका दायित्व है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से उनको बचना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा। अब इसी खबर पर देखिए, आपने प्रतिक्रियाएं सारी जो हैं सारी आपने सुन ली, लेकिन आपने क्या वोट दिया? आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जनता हैं, आपने हमारे पोल पर जो वोट किया, प्रश्न सुन लीजिए, उस पर उत्तर क्या है वो जान लीजिए। देश के लिए बड़ा खतरा जिहादी मानसिकता है क्या? ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रश्न पूछा तो आपने जवाब दिया। 96% 96% लोगों ने कहा हाँ, देश के लिए बड़ा खतरा है ये जिहादी मानसिकता। 96%, 4% असहमत हैं, लेकिन 96% सहमत हैं इस बात से कि भाई
जो सुदर्शन प्रश्न पूछ रहा है उसके समर्थन में हम हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर बनी अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसके नीचे भगवान शिव का मंदिर होने के प्रमाण मिलने की बात कही जा रही है। अजमेर शरीफ दरगाह की मजार के नीचे शिवलिंग की बात वैसे तो पहले भी की जा रही थी, लेकिन साक्ष्य के अभाव में कोर्ट इस मामले पर कुछ भी आगे बोलने या आदेश देने से बच रही थी। लेकिन हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में 1911 में लिखी एक पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव के हवाले से साक्ष्य पेश किया है, जिसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और एएसआई से जवाब मांगा है। ये पुस्तक जोधपुर हाई कोर्ट के जज रह चुके हरविलास शारदा ने 1911 में लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार नहीं बल्कि शिव मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर निर्माण किया गया एक मजार है। मतलब ये कि जहां मजार है उसके नीचे शिवलिंग दबा हुआ है, शिवलिंग के दबे होने की बात कही गई है। अजमेर शरीफ दरगाह पर सभी धर्म के लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते रहे हैं। इस दरगाह को फिल्मों और कव्वालियों के जरिए भी खूब प्रचारित किया गया है। इस्लामिक इकोसिस्टम का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इकोसिस्टम जो इनका है, चिश्ती को सूफी संत बताकर प्रचारित किया जाता है, लेकिन यह सच सबसे छुपाया जाता है कि यह सूफी संत अपने सूफियाना अंदाज में और केवल इस्लाम का प्रचार ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया है। उनका असल उद्देश्य इस्लाम की अच्छाइयों को फैलाना नहीं बल्कि गज़वाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाने का था। चिश्ती के वंशजों का आज भी इस दरगाह पर अधिकार है। इस परिवार का कांग्रेस से गहरा और पुराना रिश्ता है और इसी परिवार के चिश्ती पर अजमेर की 200 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के, ध्यान से सुनिएगा, दरगाह से जुड़े हुए चिश्ती पर अजमेर की 200 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के बलात्कार करने का आरोप भी है। अजमेर 92 फिल्म भी बन चुकी है, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं जिसका केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अजमेर सिविल कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अपनी जो है वो आनी शुरू हो गई थी, खास तौर पर उन लोगों की तरफ से जो मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने तो जज पर ही आरोप लगा दिया कि छोटी अदालतों के जज देश में आग लगाना चाहते हैं। ओवैसी ने मजार को पुराना बताने के साथ साथ सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा इस पर चादर चढ़ाने की याद भी दिलवाई, लेकिन यह नहीं बताया कि मजार के नीचे क्या है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक इस मजार पर चादर चढ़ाकर अपना वोट बैंक पक्का करते रहे हैं, लेकिन अब इस सत्य के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर इस मामले को यहीं खत्म करने की बात कह रहे हैं। वो कौन से लोग हैं आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से इस एक्ट को ही खत्म करने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इसे और विस्तार से समझने के लिए हमारी ये एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। राजस्थान के अजमेर सिविल कोर्ट ने मोइनुद्दीन चिश्ती की उस दरगाह के सर्वेक्षण वाली याचिका को हरी झंडी दिखा दी है जहां शिव मंदिर होने की बात हिंदू लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को नोटिस भी जारी कर दिया, जिस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। यानी बहुत गंगा जमुनी तहजीब के छलावे में सेकुलर हिंदुओं को जिस दरगाह पर चादर चढ़ाते देखा था, अब उस दरगाह की सच्चाई बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाली है। जिस दरगाह का गुंबद, दरवाजे और आसपास मौजूद हिंदू अवशेष लंबे समय से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा, जिनका जिक्र हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने सुनवाई के समय किया था,
जिन्होंने अपने वकील राम स्वरूप बिश्नोई के माध्यम से कोर्ट में सभी जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनकी गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत ने हिंदू सेना के सर्वेक्षण वाली याचिका को मंजूरी दी है। हमें सफलता मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। वो सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत के समझ में आए। अदालत ने न्याय सम्मत कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। ये मामला भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान बनाम दरगाह कमेटी के बीच का है, जिसमें पहले 750 पेजों का वाद पेश किया गया, जिसे बाद में संशोधित करके 38 पेजों का किया गया, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने दरगाह को लेकर अनेक दावे किए हैं। सबसे पहला दावा ये कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। दरगाह से पहले मौजूद शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था, जिसके तहखाने में मंदिर के गर्भगृह होने का प्रमाण है। यही नहीं, दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में इसी मंदिर के मलबे के अंश हैं। इसके साथ ही याचिका में अजमेर निवासी हर विलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी एक पुस्तक का हवाला भी दिया गया, जिस पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर होने का साफ और स्पष्ट जिक्र है। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने जिस किताब का संदर्भ दिया उसका नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसकी रचना 1911 में हरबिलास शारदा ने की थी, जो ब्रिटिश भारत में जोधपुर हाई कोर्ट के सीनियर जज रह चुके हैं। जिस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अजमेर में जिस जगह पर मोइनुद्दीन की दरगाह है वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। किताब में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ एक हिंदू दंपत्ति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, जो सुबह चंदन से महादेव का तिलक और जलाभिषेक करते थे। जिन बातों की गंभीरता को देखने के बाद ही सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने मामले की सुनवाई की स्वीकृति दी, जिस स्वीकृति से अब वो पक्ष परेशान है जिनसे वोट बैंक के नाम पर अजमेर दरगाह के सच को छिपाए रखा गया। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। अपने वोट बैंक को साधने के लिए हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी पिलाकर अजमेर दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताने वाले नेता आपको अजमेर दरगाह और मोइनुद्दीन चिश्ती का सच कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जो सेकुलर राजनीति मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संत बताती है वो वास्तव में न तो सूफी था और न ही संत, जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी के शासन में भारत में जमकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, जिनके अनेकों मंदिरों को तुड़वाया और गौ हत्याएं की। आज उसी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में मौजूद है, जिस पर कुछ सेकुलर हिंदू अंधों की तरह चादर चढ़ाते हैं। ऐसे में इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि जो मोइनुद्दीन सारी उम्र मंदिरों को तुड़वाता रहा, उसकी मजार उसके चेलों ने किसी मंदिर को तोड़ कर न बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया हो। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं।
आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग। झारखंड की बात करेंगे, जहां पर हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तमाम विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद थे। और देखिए, जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, सब अच्छा होता है, पूरा फंक्शन होता है। जब हार जाते हैं तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। यदि सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि राजा ईमानदार है। झारखंड की इन तस्वीरों को देखकर चाणक्य की ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है। झारखंड में एक बार फिर सोरेन सरकार, और हो भी क्यों ना, आखिरकार जीत ही इतनी बड़ी है। जेएमएम ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, लेकिन घुसपैठियों को जगह देने वाली सोरेन सरकार और हिमायत करने वाले ये नेता जो चीख चीख कर भले ही आज झारखंड की जनता को उनका हक दिलाने का विश्वास दे रहे हैं, उधर हेमंत सोरेन ने भी एक्स पोस्ट के जरिए इशारों इशारों में बीजेपी को संदेश दिया है। हेमंत ने लिखा है कि एकता हमारा सबसे बड़ा हथियार, हमें ना विभाजित किया जा सकता है, ना ही चुप कराया जा सकता है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सोरेन ने यह भी कहा कि जब भी वे हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं तो क्रांति और तेज हो जाती है, क्योंकि हम झारखंडी हैं और झारखंडी झुकते नहीं हैं। हेमंत सोरेन का ये पोस्ट कल्पना सोरेन की ब्रांडिंग और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। झारखंड चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन का पब्लिक के बीच पहुंचकर इमोशनल कार्ड जेएमएम की जीत की बड़ी वजह मानी जा रही है। झारखंड का मुख्यमंत्री रहते जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तब मुख्यमंत्री के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी चर्चा में रहा था। उपचुनाव में गांडेय विधानसभा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई कल्पना सोरेन इस बार जेएमएम के प्रचार अभियान की अगुवाई करती नजर आई। कल्पना सोरेन ने प्रचार थमने तक 98 रैलियां की, जबकि सीएम हेमंत रैलियों के मामले में 92 कार्यक्रमों के साथ पत्नी कल्पना के बाद दूसरे नंबर पर रहे। भले ही आज झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को चौथी बार सीएम पद की कमान संभालने को दे दी है, लेकिन क्या ये विपक्षी गठबंधन आदिवासियों के हक और घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने के मुद्दे पर क्या एक्शन लेगी? हालांकि फैसला आज झारखंड के साथ देश की जनता को करना है, क्योंकि कई बार जनता भी मुफ्त रेवड़ियों में फंसकर जातियों में बट जाती है, जिसका अंजाम भी खूब देखने को मिलता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक रहिए, सेफ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, अब इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो आपको बता दें कि भाई अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है विपक्ष, क्योंकि जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। और हर जगह से लताड़ विपक्ष को इस बारे में पड़ चुकी है। तमाम राज्यों में जहां सरकारें वहां ईवीएम ठीक है, जहां नहीं है वहां ईवीएम खराब है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण है, ये ले लीजिए, रोना शुरुआत हो चुकी है। 96% लोगों ने कहा है कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है विपक्ष। 4% लोगों ने असहमति जताई है, लेकिन बहुमत ये मानता है कि हार पर ठीकरा ईवीएम पर, जो हार का ठीकरा ईवीएम पर विपक्ष फोड़ देता है। तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो हमने आपसे प्रश्न पूछा उस पर ये उत्तर दिया है। हर खबर पर पोल के माध्यम से हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और ये आप जवाब जो देते हैं वो एज इट इज आपको दिखाते हैं। जितना प्रतिशत है उतना ही सत्य के साथ आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट को अभी मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए थे कि उसी इलाके में एक और धमाके की खबर आज सुबह यानी 28 नवंबर को सामने आ गई है। प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स के सामने सुबह करीब 11:48 पर इतना तेज धमाका हुआ कि आसपास के लोग भी हैरान रह गए और सभी अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। वहीं इलाके में धमाके के समय एक चश्मदीद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि धमाका एकदम से बहुत तेज हुआ है। चश्मदीद ने बताया कि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं 11:30 बजे पार्क में आता हूं। जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा तो वहां एकदम से धमाका जो है वो हो गया। जब कृष्ण कुमार से पूछा गया कि धमाका कितना तेज था तो वो बोले कि बहुत तेज था धमाका। कोई कह रहा है कि टायर फटा है, कोई कह रहा है बम फटा है। हालांकि वो ये नहीं बता सके कि किस चीज में धमाका हुआ। उन्होंने बताया कि यहाँ एक गाड़ी वाला खड़ा था, वो अपनी गाड़ी चेक करके वहां से मोड़ कर ले गया।
जब पूछा गया कि क्या कार के ड्राइवर को कुछ हुआ तो चश्मदीद ने कहा, नहीं, कार वाले को कुछ नहीं, एक टेम्पो ड्राइवर को चोटें लगी हैं। धुएं को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा धुआं हुआ है और धूल भी खूब उड़ी है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या यह धमाका वैसा ही था जैसे बीते महीने सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था, तो वह बोले उससे 19 रहा होगा, यानी 19-20 का ये फर्क होता है, वैसे 19 रहा होगा, लेकिन बहुत तेज था ये भी। वहां तो शीशे फूट गए थे गाड़ियों के, यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आगे बताया कि यहां कुछ रेडी वाले भी खड़े थे, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। ये धमाका पार्क के गेट के बिल्कुल साथ में हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली के प्रशांत विहार में एक तेज धमाका हुआ था जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है जो राजधानी दिल्ली को बार बार दहला रहा है। इस बात का पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। चलिए, इस खबर को हमने आपको बताया और इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली ब्लास्ट में हो सकती है आतंकी साजिश। 97% लोगों ने कहा हाँ हो सकती है, 3% लोगों ने कहा नहीं, साजिश नहीं है। बहुमत हमारी बात से सहमत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की, जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। राजगढ़ में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मंच से भाषण दे रहे थे जब उन्होंने अजान की आवाज सुनी। इस बीच उन्होंने भाषण रोक दिया और मंच से ही कलमा पढ़ने लगे। राजगढ़ में राज्य मंत्री ने मंच से जो कहा वो आपको सुनाएंगे और इसी के साथ जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उनके इस बयान से अब राजनीतिक पारा हाई हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस बयान का विरोध किया है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद आपको चंद्रशेखर तिवारी की प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। सुनने वाले सुन नहीं रहे, ये सुन नहीं रहे क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत कह रहे हो, बस सुन नहीं रहे, पेटी खोलो जब निकले ही नहीं। ताकि आप ध्यान से इनका चेहरा भी समझें। टेटवाल ने भूमि पूजन के कार्यक्रम में राजगढ़ में जो कलमा पढ़ा, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। बहुत अच्छी बात है, आप सारे धर्मों का सम्मान करिए, हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे जैसे हिंदूवादी लोग आपके लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं और साथ में आपसे हम निवेदन करते हैं कि कभी किसी मंदिर की आरती में हो रही हो तब तो आपने अपना कार्यक्रम रुकवाकर आरती में सम्मिलित होने का शायद प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन आपको अजान सुनाई दे गई तो आपने वहां पर कलमा खुद पढ़ दिया। आप चाहते तो शायद नमाज पढ़ने भी स्वयं जा सकते थे। मैं माननीय गौतम टेटवाल जी, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पद पर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए हिंदू समाज से माफी मांगे और इस पर विचार करें कि आपने क्या उचित कार्य किया है। अगर उचित कार्य किया है तो आपके बारे में भी हिंदू समाज की जनता विचार करेगी। हम इसका विरोध करते, आपने ठीक नहीं किया। ये आप अगर सम्मान करते हैं तो आपको पहले ही तय कर लेना था कि कहीं नमाज के समय पर मेरा कार्यक्रम तो नहीं है। कार्यक्रम को आप आगे पीछे बढ़ा देते और अगर आपको कार्यक्रम रोकना था वो भी आप रोक लेते, आप अपना भाषण भी रोक लेते, लेकिन उस मंच से आपने जो अजान कलमा पढ़ा उसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। क्या समस्त मंत्री लोग या आप जैसे मंत्री कभी धार्मिक आयोजन कराकर उस मंच पर कार्य करेंगे? मुझे लगता है। तो आपने ये तस्वीर देखी और उस मंत्री का रिएक्शन देखा। अजान चल रही थी, चुप हो गया, वो रुक गया और उसके बाद कलमा पढ़ने लगा। लेकिन आपको ये भी याद होगा जब हमारे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी भी यात्रा पर गए थे, महाराष्ट्र की जनता एनआरसी के लिए गए थे, लोगों को जागरूक करने गए थे, तो जानबूझकर जो जहां जाते थे तो अजान की आवाज आने लगती थी, वो कभी चुप नहीं होते थे, वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे और लोगों को बताते थे कि ये क्या किया जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से कभी ऐसा कोई रिएक्शन आपने नहीं देखा होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये जो रिएक्शन आया है ये बेहद निंदनीय है। ऑफिशियली भी इनको नकारा ही जा रहा है क्योंकि ये पार्टी का
स्टैंड नहीं है और ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल गलत है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की। बहुत जरूरी है, क्यों कि भाई कौन किडनैप हो गया, जहां अब हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे वहां जल्द तख्ता पलट होने के जो है आसार बन चुके हों। इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर चल रहा पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्रदर्शन हिंसा और अराजकता के बीच समाप्त हो गया, लेकिन एक एक कर कई खुलासे सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस्लामाबाद की पुलिस ने पाकिस्तानी मीडिया को बुलाकर अधिकारियों का जो हथियारों का बड़ा जखीरा दिया है और दावा किया है कि इमरान खान के समर्थक ऐसे खतरनाक हथियार लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। इनमें कई ऑटोमेटिक गन्स और राइफल्स भी देखी गई हैं। बता दें कि प्रदर्शन को लीड करने वाली इमरान की बेगम बुशरा बीबी अभी भी लापता हैं। कहा जा रहा है कि बुशरा गिरफ्तारी के डर से भाग गई हैं। वहीं दूसरी ओर बुशरा की बहन को डर है कि उन्हें जरूर किडनैप कर लिया गया है, यानी अगवा कर लिया गया है। चलिए पहले आपको बुशरा बीवी की बहन का बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आप देखिए। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के तकरीबन 5 बजे हमारा बुशरा इमरान से रात को जब उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई और अटैक किया गया, उसके बाद से उनसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो गई हैं, अबडक्ट हो गई हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं केपीके में वो नहीं हो सकती, अगर वो खैरियत से होती और केपीके में होती तो वो ज़रूर फैमिली को किसी को मैसेज करती। उनको वहाँ से ज़बरदस्ती किडनैप करके या अपहरण करके हटाया गया है। मुझे ये लगता है क्योंकि धरने का बहुत मोमेंटम बना हुआ था, बहुत पैशनेट थे लोग, और बीबी वहाँ से कभी नहीं हटती, वो कभी इमरान खान से गद्दारी नहीं करेंगी और नहीं कर सकती, और उनको ही जो है वो क्योंकि मोमेंटम उन्होंने बनाया हुआ था तो उनको हटाना लाजमी था। हाँ, सब ने धरने को ख़त्म करने का हक किसी को भी नहीं दिया था। बुशरा बीबी ने आपको लाहेअमल बता दिया था कि धरने को कॉल ऑफ करने का राइट सिर्फ खान साहब के पास है, या बीबी अगर कह देती कि कॉल ऑफ हो गया धरना तो फिर वर्कर्स उनकी सुन लेते, क्योंकि खान साहब ने सारा प्लान उनको दिया था। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 2 दिन से वैसे ही धरने को कॉल ऑफ करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी। तो आज ये हुआ, द लॉस ऑफ लाइफ जो गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों को मारा, बहुत ही शर्मनाक बात है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए एक बहुत डार्क डे है। आप दुआ करें कि बुशरा इमरान खैरियत से रखे अल्लाह उनको, लेकिन धरने को कॉल ऑफ करने का राइट किसी के पास भी नहीं है, इवन पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के पास धरने को कॉल ऑफ करने का राइट। तो आपने देखा पाकिस्तान का क्या हाल हो चुका है। चलिए इसी खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा देते हैं, उसका उत्तर आपने क्या दिया वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में वो भी आपको दिखा देते हैं। लीजिए, पाकिस्तान में हो सकता है तख्ता पलट। 93% लोगों ने कहा हां और 7% लोगों ने कहा ना। चलिए इसी के साथ अनुमति दीजिए, समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे होंगे और नए मुद्दों के साथ आपके समक्ष मैं शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम प्रोडक्शन और एडिटोरियल आपके सामने आएगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।